हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीटेड गुरु कंपटीशन जोन। फ्रेंड्स, मैं राम सर आप सबों को इस चैनल पे स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आप लोग के लिए लेकर आता हूं प्रतिदिन शाम को 6 बजे लाइव सेशन। इस लाइव सेशन में हम लोग फ्रेंड्स देखते हैं क्लास 10th और 12th की क्लासेस। अभी हमारी जो चैप्टर चल रही है वो आनुवंशिकता और जैव विकास। हम लोगों ने चैप्टर कवर कर लिया है। अब क्वेश्चंस देख रहे हैं हम लोग, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव क्विज के 10 क्वेश्चंस हम लोगों ने कल कवर किए थे और बाकी जो 20 क्वेश्चंस है उसे हम लोग आज कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बता दो फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट या जो भी गार्जियंस हमारे इस वीडियोस को देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। एक और बात कि सब्सक्राइब करने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको अगर अच्छा लगता है वीडियोस तो आप देखेंगे, अन्यथा नहीं अच्छा लगता है तो आप उसे इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन सब्सक्राइब करने से आपको कोई भी समस्या उससे नहीं होनी है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स, एक और आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ हमारे ग्रुप में एक और चैनल चलता है हमारे साथ, और वो चैनल हमारा वी एजुकेटमी। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, डिजिटल स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा वी एजुकेटमी। मुन्ना सर आप लोग सुने होंगे, मैथ्स स्पेशलिस्ट है और उनका चैनल है और मोटिवेशन और मैथ्स के लिए क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा बेहतर चैनल है। अगर एकेडमिक या फिर आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं तो आप उस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्विज कॉन्टेस्ट। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं हम लोग आज का क्विज कॉन्टेस्ट। फ्रेंड्स, आज के क्विज कॉन्टेस्ट में आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन था जो कि डाउटफुल क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9 जो था। कल कमेंट्स में एक स्टूडेंट का आया हुआ था कि ये क्वेश्चन डाउटफुल है, इसमें कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम ऐसा लगता है कि क्वेश्चंस का जो ऑप्शन है वो क्वेश्चन के आंसर के अकॉर्डिंग सही नहीं है। स्टूडेंट का ये मानना है कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब है, जबकि आंसर में दिया हुआ है कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। एक बार हम लोग देख लेते हैं, जज कर लेते हैं कि ये वंशानुगत का जो ये कह रहा है कि कौन सा लक्षण वंशानुगत नहीं है, इनके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि है क्या। पहले वंशानुगत अगर लक्षण की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो वंशानुगत लक्षण का मतलब होता है जब भी आपके जीन में कोई चेंजेस हो, अर्थात कि आपके पापा और मम्मी के जो जीन होगा, सपोज ये फादर और ये मदर है और इनके जीन के अकॉर्डिंग किसी बच्चे में एक नई क्वालिटी डेवलप होगी तो यह होगा हमारा वंशानुगत गुण। अर्थात क्या कि इनके पिता का जो क्वालिटी था, जो इनके पिता के क्वालिटी था, जो माता का क्वालिटी था, और यही क्वालिटी अगर बच्चे में आ गई तो यह क्वालिटी हमारी कहलाएगी वंशानुगत गुण। अब देखिए अगर बात इस चारों ऑप्शन को कि वंशानुगत अर्थात कि जीन के चेंजेस के हिसाब से कौन से लक्षण हमें दिखाई दे सकते हैं और कौन से लक्षण जीन के बदलाव के कारण अगले पीढ़ी में वो बदलाव नहीं हो सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन की अगर बात करें तो आँखों का रंग। आँखों का रंग आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों का आँखों का रंग भूरा होता है, बहुतों का बिल्कुल काला होता है, नीला होता है। जैसे ऐश्वर्या राय उनकी आँखें नीली है, तो ये क्या है कि उनकी और उनकी जो बच्ची है उनकी आँखों में भी सेम रंग का कुछ प्रभाव है। तो ये क्या डिनोट करता है बाबू कि वंशानुगत लक्षण है, अर्थात कि पापा या मम्मी के आँखों में अगर कोई है, आँखों की अगर कोई खास प्रकृति है तो उनके बच्चे में भी आँखों की प्रकृति समान रूप से हो सकती है। अर्थात कि यह लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा सकता है। जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कोई लक्षण जा सकता है तो ये कन्फर्म हो गया कि ये लक्षण क्या होंगे, वंशानुगत होगा। अगर वही बात करें चमड़े की रंग की, तो चमड़े की रंग हमने बताया था कि बदल सकता है, फेनोटाइपिकल है। और फेनोटाइपिकल क्या होता है कि बदलाव होता है। मैंने बताया था कि कोई व्यक्ति अगर वेस्ट इंडीज़ में हो
और कुछ समय के लिए उसे स्विट्जरलैंड में 10-20-50 सालों के लिए छोड़ दिया जाए, तो उनके कलर में चेंजेस दिखाई पड़ते हैं। और ये कलर जो चेंजेस दिखाई पड़ेंगे, इस चेंज कलर की वजह से जो जीव होगा, तो क्या है कि चमड़ों का रंग, मैंने बताया था कि वेस्ट इंडीज और स्विट्जरलैंड का केस, कि अगर वेस्ट इंडीज का कोई व्यक्ति है स्विट्जरलैंड में, उसे क्या कर दिया गया, 50 साल के लिए छोड़ दिया गया। 50 साल के बाद ये ऑब्जर्वेशन किया गया कि धीरे धीरे उनके कलर जो थे, स्किन का जो कलर था वो धीरे धीरे चेंज हो गया, थोड़ा घोड़े रंग पे दिखने लगा, थोड़ी सी आपकी जो कालापन था उसका कलर लाइट हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ की मौसम जो थी वो ठंड मौसम थी, और ठंडे मौसम में क्या होती है, सनलाइट अर्थात सूर्य की प्रकाश की किरण में उतनी तीव्रता नहीं होती है, उनमें उतने रेडिएंट नहीं होते हैं जिस रेडिएंट की वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सके। अब रेडिएंट उतने पावरफुल नहीं होते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसके कलर जो होते हैं वो सामान्य रूप से हल्के कलर दिखाई पड़ते हैं, अर्थात कि गूढ़ा कलर दिखाई पड़ता है। तो ये तो डिनोट करता है कि चमड़े का रंग जो होगा, आपके जो भौगोलिक स्थिति होगी, जो जलवायु में परिवर्तन होगा, जो आपके वातावरण में, पर्यावरण में परिवर्तन होगा, उसके अकॉर्डिंग चमड़े के रंग में बदलाव हो सकता है। तो ये तो आपका कंफर्म हो गया कि चमड़े का रंग का बदलना ये वंशानुगत लक्षण हमारा नहीं है। अब देखते हैं, अगर बात करें शरीर के आकार और आकृति की, तो कंफर्म है कि शरीर की आकार की अगर बात करें तो कोई अगर किसी के बच्चे की अगर पिता लंबा है तो हो सकता है कि बच्चा भी लंबा होगा। तो शरीर की आकृति, अगर बच्चा के अगर पिता अगर लंबे है या मम्मी लंबी है, तो उसके अकॉर्डिंग बच्चे की आकार आकृति भी बदलाव होता है, बच्चा भी लंबा होगा, लड़की होगी तो वो भी लंबी हो सकती है। इसका मतलब क्या है कि शरीर के आकार और आकृति में भी वृद्धि आपकी जो होगी वो वंशानुगत लक्षण से हो सकती है। चौथा जो ऑप्शन है जिस पे बच्चों की डाउट है कि बाल की प्रकृति। बाल की प्रकृति का मतलब होता है कि बालों का रंग हो सकता है। जैसे पिताजी का बाल अगर भूरा है तो हो सकता है कि बच्चे का बाल भी भूरा होगा। बाल का प्रकृति का मतलब ये नहीं होता है कि पिताजी का घना नहीं है तो बच्चे का बाल घना नहीं होगा, ये बाल की प्रकृति नहीं होती है। बाल की प्रकृति का मतलब होता है उसका रंग, बढ़ने की आपकी प्रक्रिया, या इस तरह से जो परिवर्तन होते हैं वह वंशानुगत हो सकते हैं। अगर पिताजी बिल्कुल गोरे हैं और उनके बाल का कलर जिस तरह से आँख का रंग था वैसे ही बाल की प्रकृति भी है। बाल अगर बिल्कुल भूरा है तो हो सकता है कि उनका बच्चा जो जन्म लेगा उनकी बाल की प्रकृति भी उनके पिता के समान होगी, यानी कि वह भी भूरा हो सकता है। अगर बिल्कुल काला उनके पिताजी का है तो हो सकता है कि बच्चे का भी जो बाल होगा बिल्कुल काला होगा, बिल्कुल ब्लैक क्वालिटी में होगी। तो इस तरह से जो परिवर्तन हमें दिखाई पड़ते हैं बाल की प्रकृति की, तो यह बाल की प्रकृति जो है वंशानुगत हो सकती है, अर्थात कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ये घटना जा सकती है। अब यहाँ पर केस आता है कि यह भी अगर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाएगी तो वंशानुगत तो ये भी होगी। इसलिए हमारा ऑप्शन एक ही बचता है, आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि चमड़े का रंग है वो वंशानुगत नहीं है। बाकी सभी ऑप्शन ये डिनोट करते हैं कि सभी के सभी वंशानुगत लक्षण के अंतर्गत आ सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि बच्चे के अंदर सारा वंशानुगत लक्षण दिखें। मैंने आपको बताया था कि जीनोटाइप जिस समय हम बता रहे थे उस समय बताया था कि जीन के अंदर, यानी सभी भी जीव के अंदर जीन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक आपका डोमिनेंट गुण वाला और एक रिसेसिव गुण वाला, अर्थात कि प्रभावी गुण और एक अप्रभावी। तो प्रभावी गुण उसे बोलते हैं जो लक्षण हमें दिखाई पड़ता है, और जो लक्षण हमारे शरीर के अंदर दिखाई नहीं पड़ता है वो अप्रभावी हो गया। तो पिताजी का अगर बाल भूरा था तो हो सकता है कि बच्चे का बाल काला हो, क्योंकि उनके माता का कलर काला होगा। तो इस कंडीशन में यह जरूरी नहीं कि पिता की हर बार आपकी क्वालिटी जो होगी बच्चे में आएगी, या माता की क्वालिटी हर बार बच्चे में आएगी, लेकिन बाल की प्रकृति जो है आपकी चेंजेस हो सकते हैं। बाल की प्रकृति का आपका वंशानुगत हो सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि ऑप्शन नंबर डी में डाउटफुल है या कोई और ऑप्शन हो सकते हैं,
तो अगर आपको फिर भी अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो कमेंट्स एक बार और कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा अगले क्लास में इसको और कोई प्रूफ या फिर मैं कुछ स्क्रीनशॉट या फिर कुछ वैज्ञानिक के तथ्यों को लाकर मैं आपको फैक्ट के थ्रू से समझाने की कोशिश करूँ। अगर ये इस पॉइंट से अगर क्लियर, हमें आशा है कि सबको क्लियर हो गया होगा। एक बार बता दीजिए अगर क्लियर हो गया है तो फटाफट कर दीजिए, बता दीजिए ताकि मुझे भी क्लियर हो जाए कि बच्चे सबको क्लियर है। अगर ये बाद में भी अगर डाउटफुल लगे तो आप हमें बताइएगा, हम इससे आपको कुछ प्रूफ दिखाएंगे, कुछ मतलब वैज्ञानिक के तथ्य दिखाएंगे जिनसे क्लियर कर देंगे हम कि सभी की प्रकृति किसके अनुसार चेंज होती है। कोशिश करेंगे कि हम आपको बेटर वे से समझाएं और मेरा लक्ष्य है कि आपका पॉइंट कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। क्लियर है सब किसी को? चलिए अभी तक तो लग रहा है कि सबका क्लियर है। चलिए देखते हैं हम लोग आगे की क्वेश्चंस। अगर डाउटफुल होगा तो कमेंट जरूर करेंगे। आपका कमेंट्स हमारे लिए एक्सेप्टेबल है, जरूर करेंगे कमेंट्स। हमें अच्छा लगा कि स्टूडेंट ने कमेंट्स किया, उसे डाउट है। इससे ये तो साबित होती है कि आप पढ़ने पर पूरी जोर दे रहे हो, बहुत बड़ी चीज़ है। आइए फ्रेंड्स देखते हैं हम लोग का आज का क्विज कॉन्टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 11, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र कौन से होते हैं? मैंने इसे एनिमेशन के थ्रू से बिल्कुल क्लियर वे से दिखाया था। फटाफट बताइए कि कब लड़की जन्म लेगी, अर्थात कि लड़की का कौन सा गुणसूत्र होगा, अर्थात कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र कौन से होते हैं? जल्दी कीजिए, फटाफट बताइए मुझे। और फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, XX। मैंने आपको बताया था कि गुणसूत्र कैसे बनते हैं, तो मैंने बताया था कि जो स्त्री होता है उनके अंदर XX क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जबकि मेल के अंदर XY क्रोमोसोम पाए जाते हैं। और इनसे जब बच्चा पैदा होगी तो ये X और X का बीच में अगर कॉम्बिनेशन होगा तो XX अर्थात कि लड़की पैदा होगी। अगर इस X का कॉम्बिनेशन इस Y के साथ हो तो XY कॉम्बिनेशन बनेगा, अर्थात कि यहाँ पे लड़का पैदा होगा। फिर उसी तरह से X का X के साथ कॉम्बिनेशन हो तो XX अर्थात कि लड़की पैदा होगी, और XY कॉम्बिनेशन हो तो XY से लड़का बनेगा। इस कंडीशन में क्या होता है कि 50% चांसेस होता है कि लड़का होगा और 50% चांसेस होता है क्या कि लड़की होगी। तो इस कंडीशन में अगर देखें तो इसमें लड़कियों का कोई खास रोल नहीं होता है, इसमें लड़कों के गुणसूत्र का खास रोल होता है। अर्थात कि यहाँ पे स्त्री का लिंग गुणसूत्र पूछा है तो आसानी से आप XX लगा सकते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स सब किसी को? किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में तो बोलिए। हालांकि इस क्वेश्चन को हमने बहुत अच्छे से समझाया था, एनिमेशन के थ्रू से समझाया था। पिछले के क्लास में मानव के जो लिंग निर्धारण है उसमें आप देख सकते हैं, मैंने उसे क्लियर किया था। आइए फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है पुरुषों में लिंग गुणसूत्र। अब बताओ इस क्वेश्चन के लिए कितना सेकंड दें, 2 सेकंड दें या 1 सेकंड दें? जल्दी बताओ फटाफट। पुरुष में लिंग गुणसूत्र होते हैं और ये एग्जाम का मॉडल क्वेश्चन है, एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे। आप टेंशन फ्री होकर रहिए। यहाँ पर अगर 30 में से मेरे 30 क्वेश्चन से अगर आपका 25 या 25 प्लस क्वेश्चन आते हैं, सही होते हैं आपके, तो समझिए कि वहाँ पे आपका 30 में 30 क्वेश्चन आएंगे। क्योंकि जितना लेवल हम क्वेश्चन को देते हैं उनसे कम लेवल का क्वेश्चन हो सकता है, उससे टफ कभी नहीं होगा। साथ ही साथ हम आपके लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी लेकर आ रहे हैं। जल्दी हम आपके लिए क्लास स्टार्ट करेंगे जिसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे और आपके मॉडल क्वेश्चंस का सेट प्रैक्टिस होगा, जिसमें आपके एग्जाम्स के क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट के, मैथ, साइंस, SST, आपका हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, सभी पार्ट के क्वेश्चंस हम आपको मॉडल पेपर के थ्रू से क्विज की तरह से हम आपको सेट पेपर कराएंगे। इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए। और फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है आपका XY। इसमें कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने समझाया था। देखते हैं क्वेश्चन फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन कहता है वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती है जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया। ऐसी संरचना को क्या कहते हैं? जिनका यूज हमारे शरीर में कोई भी नहीं है, उस अंग को हम लोग किस नाम से जानते हैं? जो हमारे शरीर में एक्स्ट्रा रूप में है, जिनका कोई यूज नहीं है। क्योंकि समजात अंग, समरूप अंग तो आप लोगों को पता है,
एक अवशेषीय अंग है और एक इनमें से कोई नहीं है। तो 4 ऑप्शन में से ढूंढना आपके लिए बिल्कुल आसान है और इसका सही जवाब फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अवशेषीय अंग। अवशेषीय अंग मतलब जिनका यूज अब हमारे शरीर में उसका यूज कोई सा भी नहीं है। जैसे कान का बाहरी कवर वाला हिस्सा देख लीजिए, जो कान का निकला हुआ पार्ट है, उनका यूज हम लोग सामान्य रूप से नहीं करते कुछ भी। उसके बाद अगर हमारे शरीर में एक्स्ट्रा अंगों की बात करें तो अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स का यूज हमारे शरीर में कोई सा भी नहीं है। तो इस तरह से जो अंग हमारे शरीर में अवेलेबल है और उनका यूज हमारे बॉडी के किसी भी कार्य में नहीं किया जाता है, उस अंग को अवशेषीय अंग कहते हैं। और समजात अंग और समरूप अंग पिछले क्लास में हम आपको बताए थे कि समजात जिनकी उत्पत्ति एक समान हो लेकिन कार्य अलग अलग हो, और एक बताया था हमने समरूप जिनकी उत्पत्ति अलग अलग हो लेकिन कार्य क्या हो, एक समान हो। क्लियर है फ्रेंड्स? तो उसमें अगर किसी को डाउट हो तो पिछले क्लास की आप वीडियो जो है आप देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कहता है जीन शब्द की प्रस्तावना किसने दी थी? सबसे पहले जीन के बारे में किसने बताया था? फटाफट कीजिएगा, थोड़ा सा जल्दी आंसर करेंगे, फास्ट कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस। जल्दी बताइए फ्रेंड्स। और इसका सही जवाब जो होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, जीन शब्द की प्रस्तावना किसने की थी। इसका ऑप्शन इसमें कोई सा भी सही नहीं है। फिर जानने वाली बात आती है कि सही कौन सा है। और फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है आपका वो है आपका जोहानसेन। जोहानसेन फ्रेंड्स ये 1909 की बात है। 1909 में जोहानसेन ने सबसे पहली बार जीन शब्द की प्रस्तावना रखी थी। 1909 ईस्वी की बात है, जोहानसेन ने। उसके बाद इसके जेनेटिक्स के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा आपका बदलाव हुआ। उसके बाद गुणसूत्र के लिए आपका कार्य हुआ। ठीक है, वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए के बारे में खोज किया था। डीएनए के बारे में वाटसन एंड क्रिक ने। और उसके बाद हमने आपको बताया था कल गुणसूत्र के लिए आप लोग को, गुणसूत्र के लिए बोडेल और बोवेरी ने। ठीक है, तो इस तरह से। और मेंडल तो हमारे क्या है, मेंडल हमारे अनुवांशिकी के पिता है, यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो इस तरह से आपका जो सही आंसर होगा आपका इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका जो सही आंसर है आपका जोहानसेन। मैंने इसका सही आंसर आपको इसलिए बता दिया क्योंकि इनमें से कोई नहीं है। तो आपको अगर एग्जाम में ऑप्शन में अगर दे देगा तब तो फिर प्रॉब्लम होगी ना आपको। इसलिए मैं चाहता हूं कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं हो जिसमें आपको प्रॉब्लम हो। इसलिए फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है आपका जोहानसेन 1909 में जीन शब्द की आपकी जो है प्रस्तावना दी थी। आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कहता है कौन सा वैज्ञानिक मेंडल के नियमों की पुनः खोज से संबंधित है। अर्थात कि मेंडल के जो नियम था उसको फिर से खोजा था। हमने आपको बताया था कि मेंडल जिस समय अपना वो प्रपोज दे रहे थे, जिस समय उन्होंने अपनी जो मेंडल के जो नियम कानून जो जितने भी उन्होंने प्रयोग किए थे उस प्रयोग को उन्होंने प्रस्तुत करने की कोशिश की थी, लेकिन प्रस्तुत नहीं हो पाई थी। अर्थात कि वो आपका सामान्य रूप से यूज नहीं हो पाया था। अब जब यूज नहीं हो पाया था उस कंडीशन में अर्थात कि वैज्ञानिक ने इनके प्रपोजल को नहीं माना था। इस कंडीशन में मेंडल ने कहा कि भाई देखिए अब तो हमारी बात नहीं मान रहे हैं। तो इस वजह से उन्होंने अपनी एक डायरी, एक फाइल तैयार करी थी और फाइल तैयार करने के बाद उन्होंने उसे लिखकर वो मर गए थे। लेकिन मरने के बाद उनके फाइल को फिर से खोजा गया वैज्ञानिकों को द्वारा। फिर से उनके जो कथन थे, उनके जो प्रयोग थे, उन पर विचार किया गया और फाइनली इस बात पर पहुंचा कि वास्तव में मेंडल ने उसकी खोज तो पहले ही कर दिए थे। इस वजह से उनकी जो ख्याति थी उनकी मृत्यु के पश्चात हुई। और किस वैज्ञानिक ने उनके फाइल को खोली थी उनका नाम आपको बताना है। और फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, लेमार्क ने। ठीक है फ्रेंड्स, इससे आपको 2-3 क्वेश्चन और याद कर सकते हैं। यहाँ पे लिनियस दे रहा है, कैरोलस लिनियस।
कैरोलस लिनियस, जिसे हम लोग फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं, अर्थात कि जैव विविधता का जो वर्गीकरण है उस वर्गीकरण को सबसे पहले कैरोलस लिनियस ने किया था। जैव विकासवाद के बारे में अगर बात करें तो चार्ल्स डार्विन थे, और लेमार्क ने आपके ग्रेगर जॉन मेंडल के फाइल को फिर से रीओपन किया था, जिससे कि उनके जितने भी प्रयोग थे उनको हम सबों के बीच लाया गया, जिसके वजह से आज हम लोग जेनेटिक्स के बारे में इतना कुछ जान पाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए इन तीनों का नाम आपके लिए मस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए इन तीनों का नाम जरूर याद रखेंगे। कैरोलस लिनियस, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी अर्थात कि वर्गीकरण के पिता, हिंदी में कह सकते हैं वर्गीकरण के पिता। डार्विन, डार्विन आपका जैव विकासवाद अर्थात कि जैव विकास के बारे में सबसे पहले जो आपका सिद्धांत आया था वह किसका आया था? चार्ल्स डार्विन का। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैव विकास का इनका सिद्धांत था। और उसके बाद लेमार्क ने क्या किया था? मेंडल का जो है ग्रेगर जॉन मेंडल, उनकी जो फाइल थी रीओपन करी थी, जिसके वजह से आज हम लोग जान पाते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट आपका तथ्य था, उनके बारे में खोज मेंडल ने किया था। क्लियर फ्रेंड्स सब किसी को? क्वेश्चन नंबर 15 सारे स्टूडेंट को क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जैव विकास डार्विन ने, लिनियस आपका टैक्सोनॉमी के लिए अर्थात वर्गीकरण के लिए, और लेमार्क ने ग्रेगर जॉन मेंडल की बात करी थी। ठीक है फ्रेंड्स, आइए फ्रेंड्स देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। गुणसूत्र बना होता है, फटाफट बताइए मुझे, गुणसूत्र बना होता है। इनके 4 ऑप्शंस हैं, आपको बताना है फटाफट। गुणसूत्र बना होता है, जल्दी कीजिएगा। हमने आपको गुणसूत्र के साथ साथ मैंने जीन की उत्पत्ति कहाँ से होती है, गुणसूत्र की क्रोमैटिन जाल, न्यूक्लियस, इन सभी के बारे में पिछले क्लास में आपको बताया था। अब आपको बताना है इसमें से सही आंसर कौन सा है, अर्थात गुणसूत्र किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। थोड़ा जल्दी करेंगे फ्रेंड्स, फटाफट कीजिए आंसर कि गुणसूत्र बना होता है अर्थात किस चीज़ का बना होता है। और फ्रेंड्स इसका सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्थात कि डीएनए, प्रोटीन्स और आरएनए। ठीक है, देख लीजिए एक बार क्या होता है। डीएनए आपका डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, इसका तो कंफर्म है कि इसमें रहता है, क्योंकि इसी के टूटने की वजह से क्या तैयार होता है? हमारा जीन तैयार होता है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि डीएनए मिलेगा। और जो न्यूक्लिक एसिड बनेगा वह आपका किसका बनने वाला है? प्रोटीन का बनेगा, प्रोटीन का बनेगा, इसलिए प्रोटीन का भी होना जरूरी है। और डीएनए आपका डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड है, और आरएनए इसका टुकड़ा न्यूक्लिक एसिड। इसमें डीऑक्सी है और ये न्यूक्लिक एसिड, अर्थात कि इसलिए गुणसूत्र जो होते हैं डीएनए, प्रोटीन्स और आरएनए, ठीक है फ्रेंड्स, इन सभी के मिलकर बना हुआ होता है। क्लियर है सब किसी को फ्रेंड्स? फुल फॉर्म की बात करें अगर किसी स्टूडेंट को डाउट हो फुल फॉर्म में, तो लिख सकते हैं डीऑक्सी अर्थात कि डाईऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का फुल फॉर्म न्यूक्लिक एसिड। क्लियर है फ्रेंड्स? और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, आपका डीएनए तथा प्रोटीन वो आरएनए से मिलकर बना होता है। क्लियर है फ्रेंड्स सब किसी को गुणसूत्र? चलिए फ्रेंड्स देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ क्या है? फटाफट बताना है किसके कारण आपके पूर्वजों का गुण आप में आता है। मैंने इसे शॉर्ट कर दिया, हिंट्स के फॉर्म में दे दिया। फटाफट बताइए फ्रेंड्स, किसके कारण आपके पूर्वजों का गुण आप में आता है? और फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए, डीएनए। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, डीएनए और डीएनए के अंदर पाया जाता है हमारा क्या? जीन। ठीक है, डीएनए होता है और डीएनए के अंदर पाया जाता है जीन। अब क्या है कि डीएनए जो है, डीएनए छोटे छोटे खंडों के फॉर्म में जीन के फॉर्म में बदलता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा,
इस डीएनए के अंदर जो आपके गुणसूत्र होते हैं, अर्थात कि जीन जो पाया जाता है, जिसके कारण आपके आनुवंशिक गुणों को यह धारण करता है। अब क्या होता है कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड जो होगा वह क्या करेगा, वह पहले आपके न्यूक्लिक एसिड के छोटे छोटे एलिमेंट में बटेगा और यह एलिमेंट एक साथ मिलकर तब बनाएगा, आपका जीन का फॉर्मेशन करेगा। और जीन का फॉर्मेशन आपको आनुवंशिक गुण को ले आने में मदद करेगा। लेकिन अगर पदार्थ की बात की जाए तो पदार्थ इसमें क्या होगा, न्यूक्लिक एसिड ही तो वर्क करेगा। पूरे जो आनुवंशिक पदार्थ को ले आने की बात की जाए तो पदार्थ हमारा क्या है, न्यूक्लिक एसिड ही है ना, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड से ही मिलकर ना जीन तैयार होगा। तो इसलिए जब आनुवंशिक पदार्थ पूछा जाए तो जीन ना करके डीएनए कहेंगे। लेकिन अगर आनुवंशिकता की छोटी इकाई कही जाए, आनुवंशिक की इकाई कही जाए, तो हमारा आंसर जो होगा जीन होगा। लेकिन आनुवंशिक पदार्थ क्वेश्चन हो तो उसका सही आंसर डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होगा, अर्थात डीएनए होगा। क्योंकि यह पदार्थ पूछ रहा है कि किस मटेरियल से मिलकर बना हुआ होता है आनुवंशिक पदार्थ, अर्थात कि जीन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो ये न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बना होता है और ये क्या है, हमारा डीएनए है। और इस वजह से इसका नाम, हम लोग का आंसर क्या होगा, डीएनए, अर्थात कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। क्लियर है फ्रेंड्स? इसलिए जीन गलती से भी नहीं दीजिएगा, क्योंकि जीन जब आनुवंशिक इकाई की बात करें तब आंसर आपका जीन होगा। लेकिन आनुवंशिक पदार्थ की बात करें तब आपका सही आंसर क्या होगा, तब आपका सही आंसर क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ डीएनए होना चाहिए। क्लियर है फ्रेंड्स? किसी को डाउट है तो बोलिए, क्योंकि बाकी ऑप्शन होंगे नहीं। हरित लवक अर्थात कि आपका क्लोरोप्लास्ट हो ही नहीं सकता है, और पूरी गुण सूत्र तो होगी नहीं, क्योंकि इनके अंदर डीएनए और डीएनए के अंदर जीन है। इसलिए ऑप्शन डी और बी तो ऐसे ही कट गया। कन्फ्यूजन आपको सी और ए में रहेगी। तो इसमें आनुवंशिक पदार्थ, वर्ड याद रखिए कि आनुवंशिक पदार्थ पूछे तो डीएनए और आनुवंशिक इकाई पूछे तो आपका सही आंसर जीन होगा। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्लियर है सब किसी को? फटाफट मैसेज कीजिए। क्लियर है सब किसी को? किसी को डाउट है तो बोलिए। इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो बोलिए। कोई डाउट नहीं है? चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? लगता है कि ऑप्शन आ गया। अभी हमने जीन शब्द की बात किया था, इसलिए इसमें डाउट टाइम नहीं लगना चाहिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, जॉनसन, अर्थात कि जॉनसन उसे लिखते हैं हम लोग, जॉनसन। ये थोड़ा सा नाम जो है आपका फॉरेन वाला है, तो जोहानसन हम लोग ऐसे लिखेंगे, लेकिन पढ़ेंगे आपका हिंदी में पढ़ना होगा तो जॉनसन और इंग्लिश में जोहानसन। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि 1909 में जीन शब्द को प्रस्तुत किया था। ये हमने पहले आपको बता दिया है। क्लियर है सब किसी को? किसी को डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। क्लियर है सब किसी को? आइए फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? फटाफट बताइए। साफ जल, गंदा जल, मीठा जल, या इनमें सभी में? अर्थात कि मदा एनफ्लीज, जिसके वजह से मलेरिया नामक रोग होता है, आपको बताना है कि किस तरह के जल में वह पनपता है, पाया जाता है। फटाफट बताइए फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स जो इसका सही जवाब है आपका, वो है आपका ऑप्शन नंबर, इसका जो सही जवाब है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए बी, अर्थात कि गंदा जल। अर्थात कि जहाँ पे गंदे जल इसीलिए कहा जाता है, आपने सुना होगा प्रचार वगैरह में जो एडवर्टाइजमेंट आती है, उस एडवर्टाइजमेंट में आपने सुना होगा कि कभी भी आप अपने घर के आसपास पानी को इकट्ठा न होने दें, या फिर अगर पुराने टैप या ट्यूब कुछ भी हो तो उसके अंदर अगर पानी इकट्ठा होती है, कोई ड्राम हो तो उसमें अगर पानी इकट्ठा होती है तो उनके अंदर भी मच्छर जो होंगे अपनी जो प्रजाति उनकी वृद्धि करेंगे। इसलिए उन पानियों को इकट्ठा होने से बचें। अगर पानी इकट्ठा हो रही है या ख़राब चीज़ें है तो उनको बाहर फेंक दें, हटा दें, जिनसे क्या होगी कि आपके घर के आसपास अगर पानी इकट्ठा होगी तो धीरे धीरे वो जो जल है वो सड़ेगा
और वह गंदा जल तैयार होगा और गंदा जल में आपके मदा एनोफिलीज जैसे खतरनाक मच्छर पनपते हैं जो कि आपके एवं आपके परिवार के लिए एवं पूरे सोसाइटी के लिए खतरा बन सकती है। इसलिए कभी भी कोशिश करें कि अपने घर के आसपास गंदा जल को एकत्रित न होने दें। आइए फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। क्लियर से पूछो क्वेश्चन नंबर 19। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को। क्वेश्चन नंबर 20 फ्रेंड्स कहता है डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं। डाउट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। इसके लिए सिर्फ 5 सेकंड का टाइम, 5 4 3 2 और 1। और फ्रेंड्स इसका सही जवाब जो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखिएगा, ये मीठा जल में अर्थात कि जो नॉर्मल पानी जो पीते हैं, कलों से आप लोग पीते हैं, उस जल में आपका डेंगू उत्पन्न करने वाला आपके जो होते मच्छर प्राप्त होते हैं। ध्यान रखिएगा, जो मदा एनोफिलीज मच्छर को हमने अभी मलेरिया के बारे में बताया था, उनकी एक और ख़ास बात है कि वो मच्छर जो है रात में काटती नहीं है, दिन में ही काटती है, जिसकी वजह से मलेरिया नामक रोग होता है। इसलिए दिन में जो मच्छर अगर आपका काटते हैं आपको, तो इन सभी चीज़ों से आपको सावधान जरूर रहना चाहिए। ध्यान रखिएगा, डेंगू मच्छर मीठा जल में और मलेरिया की मच्छर जो मदा एनोफिलीज है वह गंदे जल में पाए जाते हैं। आइए फ्रेंड्स देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, तो सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए आप, समजात अंगों के उदाहरण बताइए। कह रहे समजात अंगों के उदाहरण बताने आपको, फटाफट बताइए, जल्दी कीजिए फ्रेंड्स। समजात अंग और समरूप अंग हमने बता दिया था। फटाफट कीजिए आंसर। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, हमारा हाथ तथा कुत्ते का अगला पैर। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अब समजात अंग किसे कहते हैं, हमने बताया था आपको कि समजात अंग उसे कहते हैं जिनकी उत्पत्ति क्या होगी, जिनकी उत्पत्ति एक समान हो, जिनकी उत्पत्ति एक समान हो और साथ ही साथ जिनके कार्य क्या हो, अलग अलग हो। उत्पत्ति एक समान लेकिन कार्य क्या हो, आपके भिन्न हो, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, समजात अंग कहते हैं। अब ध्यान से देखो कि हमारे हाथ तथा कुत्ते का अगला पैर, हम हाथ का यूज क्या करते हैं, कोई भी चीज़ पकड़ने में, सहारा करने में। उसी तरह से कुत्ते का अगला पैर हो, तो दोनों अगला पैर का यूज किसी चीज़ को पकड़ने में करता है, किसी चीज़ को खींचने में करता है। तो इस फॉर्म में हमारा जो अगला हाथ है और कुत्ते का जो अगला पैर है, दोनों को ध्यान से देखिए तो दोनों की उत्पत्ति एक समान हुई है, लेकिन कार्य क्या हो गया, कार्य भिन्न भिन्न हो गया। वो दौड़ने के लिए आगे का पैर करता है यूज, किसी चीज़ पे झपट्टा मारने के लिए करता है। हम लोग हाथ का फॉर्म अलग अलग यूज करते हैं, पकड़ने के लिए करते हैं। तो दोनों की उत्पत्ति एक जैसे ही हुई है, लेकिन कार्य क्या हो गया, अलग अलग हो गए। तो उत्पत्ति एवं रचना एक समान हो लेकिन कार्य भिन्न भिन्न हो, तो वह अंग हमारा कहलाता है समजात अंग। क्लियर है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है हमारा दांत और हाथी का दांत। भाई बिल्कुल अलग है, हाथी का दांत दिखाने के लिए अलग फॉर्म में काम करता है, हमारा दांत चबाने के लिए करता है, अलग हो गया ऑप्शन। आलू एवं घास की ऊपरी आपका भूस्तरीय, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। आलू और घास, घास जो होता है आपका जकड़ा जल बना होता है, सिर्फ ऊपरी आपकी सतह पे फैला रहता है, आलू गहराई तक फैला रहता है, अर्थात उनकी गुण की क्वालिटी मैच करना पॉसिबल ही नहीं है। जब इनमें से दो ऑप्शन कट गए तो उपयुक्त में से सभी तो होगा नहीं, इसलिए आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा। क्लियर है फ्रेंड्स सब किसी को। समजात अंग जिनकी उत्पत्ति एवं रचना एक समान लेकिन कार्य भिन्न भिन्न हो, उससे हम लोग समजात अंग के नाम से जानते हैं। आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। हमने बताया था कि विकास की दृष्टि में सबसे ज़्यादा आपका कौन सा ऑप्शन जो है सबसे ज़्यादा विकसित आपके प्राणी के फॉर्म में आता है, इसके लिए मैंने आपको बताया था। अब आपको भी ऑप्शन इसमें चूज करने हैं कि विकास की दृष्टि से सबसे आपका विकसित कौन है जो कि मानव के समान है।
और फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, चिंपैंजी। हमने पिछले अभी क्वेश्चन नंबर सेकेंड या थर्ड में हमने बताया था इसके बारे में। आप क्वेश्चन अगर कल का क्लास नहीं देखे हो तो उसमें देख लीजिएगा। हमने बताया था चिंपैंजी जो कि विकसित फॉर्म में होता है, जिनके अंदर सभी अंग एवं अंग तंत्र पाए जाते हैं और वो हमारे जैसे क्वालिटी को मेंटेन करता है। इसलिए विकास की दृष्टि से चिंपैंजी को पूर्ण रूप से सबसे आगे माना जाता है या सबसे ज़्यादा विकसित इसे माना जाता है। आइए फ्रेंड्स देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है क्वेश्चन नंबर 24, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अभी कुछ देर पहले इसके बारे में चर्चा किए थे हम लोग। फटाफट बताइए, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज अर्थात कि जीवों की उत्पत्ति कहाँ से हुई, जाति की उत्पत्ति कहाँ से हुई, जाति की विकास कहाँ से हुआ, इनके बारे में की जो बुक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वह किसने लिखी है? आपके हिंट्स के लिए कह देते हैं कि जैव विकास से रिलेटेड जो पहली बुक थी उन्होंने किसने लिखी थी, उनका नाम बताना है आपको। बहुत के सही जवाब आ रहे हैं, वेरी गुड। ऐसा ही चाहिए कि क्वेश्चंस आपके आते ही आपके आंसर दिमाग में होना चाहिए, फटाफट लिखते हैं। और यही काम आपके एग्जामिनेशन हॉल में भी कर रहा है। क्वेश्चंस देखते ही आंसर लिखने स्टार्ट कर देने, समझ के सोच के, गलत नहीं करना है, आपको आंसर पूरा लिखना है ताकि टाइम से पहले आप एक बार क्वेश्चन आंसर को मैच कर लें कि कितने आंसर आपके सही। गलती से आप कभी कभी क्वेश्चन जानते हुए भी गलती लिख देते हैं, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखें। फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर है। अभी मैंने बताया था जैव विकासवाद के लिए इन्होंने सबसे पहले काम किया था चार्ल्स डार्विन ने। ठीक है फ्रेंड्स, और इनकी जो बुक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इनकी बुक लिखी गई है जिसमें उन्होंने जैव विकास के सभी क्रमिक विकास को बताया था कि जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई, मानव की उत्पत्ति कैसे आपके बंदर की प्रजाति से मानव की इस स्थिति तक पहुंचा है। इन सभी केसेस के बारे में चर्चा उन्होंने अपने बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में किया। हालांकि बहुत दिनों के बाद उनकी जो संरचनाएं थी, उनके जो कुछ विकासवाद के जो आपके सिद्धांत थे, कुछ सिद्धांतों को गलत करार दिया गया, लेकिन जो पहला जो शुरुआती क्षण था, सबसे पहला जो विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था वह चार्ल्स डार्विन के द्वारा किया गया था। आइए फ्रेंड्स देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है फ्रेंड्स हमारा, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? जोड़े बताने बाबू, ध्यान रखना, काउंटिंग करके नहीं, जोड़ा बताना है। मैंने जोड़ा और काउंटिंग करके दोनों बताया था। कितने जोड़े आपके गुणसूत्र पाए जाते हैं? जल्दी कीजिएगा आंसर। मानव के शरीर में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? इसमें अगर टाइम लग रहा है तब तो दिक्कत वाली बात है। बहुत सारे आंसर आए हुए हैं, चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 23 जोड़ा अर्थात कि 46 गुणसूत्र। हमने बताया था कि हमारे शरीर के अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं, अगर पेयर में पूछे तो 23 पेयर होता है अर्थात कि 23 जोड़ा होता है। फ्रेंड्स इसमें हमने एक और चीज़ बताया था कि 22 पेयर्स जो होते हैं इसमें, अर्थात कि 22 जोड़ी जो होते हैं वो हमारे शरीर की संरचना अर्थात कि कायिक आपका गुणसूत्र होता है, जिससे कि हमारे शरीर की रचना होती है। लेकिन एक पेयर जो होता है, एक जोड़ा जो होता है, वह हमारे शरीर के अंदर सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है अर्थात कि लिंग गुणसूत्र कहलाता है। इसलिए हमारा सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर ऑप्शन में 22 भी दिया हुआ होता, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं, अगर ऑप्शन में 22 भी होता और क्वेश्चन पूछा जाता कि हमारे शरीर के अंदर कायिक गुणसूत्रों की संख्या, तब आपका ऑप्शन 22 सही होता। अगर पूछा जाता वहाँ पे कि कितने पेयर लिंग गुणसूत्र है, तब आपका सही आंसर 1 पेयर होता। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए याद रखिएगा हमारे शरीर के अंदर अर्थात कि मानव के अंदर टोटल 46 क्रोमोसोम अर्थात कि 23 पेयर, जिसमें से 22 पेयर कायिक क्रिया के लिए काम आता है अर्थात शरीर का निर्माण करता है, और 1 पेयर जो होता है वह लिंग गुणसूत्र होता है, जिनसे शरीर के अंदर क्या होती है, आपकी लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है और बच्चे के जो गुण होता है, क्वालिटी जो होता है, डेवलप होता है। क्लियर है सब? किसी को डाउट है तो बोलिए, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है?
चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है हमारा, कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है। ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया था आपको एग्जाम्पल देके, समजात अगर समरूप अंग में बताया था मैंने कि कीटों के अंग है, पंछियों के आपके क्या कहते हैं पर है, वह किस फॉर्म में एक दूसरे से संतुलित है या जुड़े हुए हैं। समजात अंग है, अवशेषी अंग है, समविपरीत अंग है, या इनमें से कोई भी नहीं है। जल्दी कीजिए, मैंने इसी एग्जाम्पल्स को देकर बताया था। अगर पिछला क्लास आपने देखा हो समजात और समरूप अंग का, तो उसमें मैंने इसे क्लियर डिफाइन किया था। और फ्रेंड्स इसका सही जवाब जो है आपका ऑप्शन नंबर सी, समविपरीती अर्थात कि समरूप अंग। हमने बताया था कि समरूप जिनकी उत्पत्ति अलग अलग फॉर्म में हो लेकिन कार्य क्या हो, लेकिन जिनके कार्य एक समान हो। उत्पत्ति अलग अलग हो लेकिन कार्य क्या हो, कार्य एक समान हो। उत्पत्ति अलग अलग कार्य एक समान का मतलब क्या हो गया कि जैसे हम चमगादड़ है, तो चमगादड़ क्या करता है, चमगादड़ जो है वह चमगादड़ के पंख क्या होते हैं कि जो वास्तव में उनका जो आपका पंख होते हैं वह पंख नहीं होता है, बल्कि क्या होता है कि हाथ की अंगुलियों के बीच की जो गैप होता है, इस गैप का जो ये बढ़ा हुआ भाग होता है, बढ़ा हुआ भाग, इसी भाग से क्या बनता है, उनका पंख तैयार होता है। लेकिन अगर कीट या फिर आपके पंछियों के पंख की बात कीजिएगा तो उनके बॉडी कवर करने के लिए आपका पतला सा जालीनुमा संरचना होता है, और यह संरचना ही उसके रूप में उसके शरीर को ढकने का काम आता है, और उसी से वो उड़ने के कार्य करते हैं। अर्थात कि दोनों के कार्य एक जैसे हैं लेकिन शरीर का अंग अलग अलग फॉर्म में विकसित हुआ, इसलिए इसे समविपरीती अंग या समरूप अंग के नाम से जानते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स किसी को? अगर किसी को डाउट होगा तो पिछले क्लास को देख लेगा, क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल देकर उसमें समझाया आपको। देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है मेंडल ने जनक पीढ़ी को किस लेटर से सूचित किया था। यानी कि माता पिता वाले जो आपके लेटर थे वो किस लेटर से सूचित किया गया था, माता पिता को अर्थात कि जनक को। फटाफट देखिए फ्रेंड्स, फटाफट बताइए आंसर, क्योंकि इन सभी चीज़ों को हमने काफ़ी डिटेल में देखा है, एक एक जनरेशन एक एक पॉइंट को हमने बताया आपको। और फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर है। हमने आपको बताया था पी जनरेशन, ऐसे पी लिखा हुआ था पी जनरेशन, ठीक है। और मैंने पी से आपको बताया था कि पेरेंट्स के लिए डिनोट करता है। बताया था कि नहीं बताया था, फटाफट मुझे बताओ कमेंट्स में, बताया था कि नहीं बताया था? हमने बताया था, सबको बताया था ना मैंने, वेरी गुड। अर्थात कि उस समय मैंने आपको बताया था कि पी जनरेशन का मतलब पेरेंट अर्थात कि पूर्वज, अर्थात कि माता पिता जो होते हैं पेरेंट्स, उनके गुण को प्रदर्शित करता है। अगर टी होता तो टी लंबे को अर्थात कि टॉल को डिनोट करता। एफ आपकी जनरेशन को बताता, जैसे कि आपका F1 F2 बताया था हमने, फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन बताया था आपको, ठीक है फ्रेंड्स। और एस का डिनोशन कोई भी नहीं था। क्लियर है फ्रेंड्स? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अर्थात कि पी से डिनोट किया गया था जनक पीढ़ी को, अर्थात कि पेरेंट्स क्वालिटी के लिए पी को डिनोट किया गया था। आइए फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है किसी भी प्रजाति विशेषक के एक समष्टि या आबादी में स्थित समस्त जीन उस आबादी का क्या कहलाता है। किसी भी प्रजाति विशेषक के पूरी एक समष्टि अर्थात पूरी आबादी में स्थित समस्त जीन जो होगा उस आबादी का क्या कहलाता है। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा है, क्वेश्चन बिल्कुल इजी है लेकिन पूछने का तरीका थोड़ा सा टफ है, और यही होता है आपके एग्जाम में। आप कहते हैं कि सर ने हमें बताया नहीं, इस तरह से समझाया नहीं, और इसी कंप्लेन को दूर करने के लिए हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर करा रहे हैं, ताकि एक ही क्वेश्चन को हम अलग तरीके से घुमा फिरा के आपसे पूछ सकें, ताकि आपको किसी भी तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आए तो कभी कोई डाउट नहीं हो। और फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, जीन कोश, अर्थात कि पूरी एक प्रजाति में जितने भी जीन के स्ट्रक्चर पाए जाएंगे उन सभी स्ट्रक्चर को हम लोग जीन कोश के नाम से जानेंगे।
ठीक है फ्रेंड्स, अर्थात पूरी आबादी में जीन के स्ट्रक्चर हमारी जीन कोश के नाम से जानी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 और सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। जाति उद्भवन उन जातियों में समस्त होता है जिसमें, अर्थात कि जाति उद्भवन किस में होगा, लैंगिक जनन में या अलैंगिक जनन में, स्वपरागन में या फिर इनमें सभी में। फटाफट बताइए जाति का उद्भव किस में होगा। हमने इसे काफी डिटेल में आपको बताया फ्रेंड्स, जाति का उद्भव। और फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, लैंगिक जनन। मैंने आपको बताया था कि जब तक लैंगिक जनन की क्रिया नहीं होगी तब तक नए क्वालिटी आपकी भिन्नता जो है आ ही नहीं सकती है, और जब तक भिन्नता नहीं आएगी तब तक नई जाति बनने का कोई चांस ही नहीं पैदा होता है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, लैंगिक जनन होगा। क्लियर है सब किसी को? अगर किसी को डाउट है तो मैंने लैंगिक जनन जो बताया है उस पॉइंट को आप देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्विज कॉन्टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। डीएनए अनुक्रम की तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किसी जीव के पूर्वजों को खोज क्या कहलाता है। अर्थात कि डीएनए अनुक्रम आपने सुना होगा, डीएनए फिंगरप्रिंट से आपका किया जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंट से जनरली पता लगाया जाता है कि उनके पूर्वज कौन थे, क्या थे, कैसे थे। तो उनकी तुलनात्मक अध्ययन क्या कहलाता है हमारा। और डीएनए अरेंजमेंट हमें जो वास्तव में करता है उससे हम लोग कहते हैं आणविक जाति वृद्धि, अर्थात कि अणु के आधार पे उनकी जाति के सभी लक्षण को जानना आणविक जाति वृद्धि कहलाता है। या फिर कह सकते हैं डीएनए अनुक्रम का चेक करना, उसे हम लोग आणविक जाति वृद्धि के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स ये थे टॉप 30 क्वेश्चंस। आपको बताना है इस 30 क्वेश्चन में से कितने सही हुए, ऑनेस्टली बताइएगा। और जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि सभी स्टूडेंट अपने नेम के साथ जरूर अपने मार्क्स हमें मेंशन करेंगे। आप हमारे प्री क्विज कंटेस्ट में हमारे साथ बने रहें, इसके लिए मेनी थैंक्स। जय हिंद।